हे गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विन क्लासेस। दोस्तों, मैं नीरज, और साइंस का जो एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन है उसमें बैठे हो कि नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो तो जाओ और फटाफट से बुला के लाओ अपने दोस्तों को। भाई अभी तो सीटें खाली हैं, और सीट अगर फिल हो गई तो फिर बैठे रहिएगा प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो टाइम हो गया है, वक्त हो गया है, समय की शुरुआत हो गई है। और दोस्तों, आज फिर एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ में, और एक बहुत बेहतरीन याद, बहुत बेहतरीन एक किस्से के साथ में शुरुआत करेंगे। पर किस्सा जो है वो क्लास के बीच में कभी सुनाएंगे। अभी क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये रात वाली क्लास बहुत खास होती है। खास इसीलिए है क्योंकि ना सिर्फ इसमें हम सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, बल्कि लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हम कहाँ कहाँ वो छोटी छोटी कमियाँ रख देते हैं जो हमें ज़िंदगी भर के लिए उनको सहना पड़ता है। तो उसी के साथ में ही चाहे पढ़ाई की कमी हो, चाहे हमारे व्यक्तित्व की कमी हो, सभी के बारे में बात करेंगे। शुरू करें आराम से, बहुत अच्छे से। और देखो, अपने बाबू सोना को बाय बाय कह दो, गुड नाइट कह दो, स्वीट ड्रीम्स कह दो, है ना। और जो जो कहना है कह दो, बुला लो भाई, यहाँ पे बुला लो, यहाँ पढ़ेंगे, बोले साथ मिलके पढ़ेंगे। जब साथ चलने का वादा किया ही है तो क्यों ना नीरज मैम की क्लास से ही शुरुआत की जाए। बोलो भाई, तो चलो फटाफट से आ जाइए और शेयर वेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो, मेरा विश्वास आप बढ़ाएंगे, आपका विश्वास बढ़ाने की गारंटी मैं लेती हूँ। इसी के साथ ही आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कर दीजिए, है ना। चलिए, एनोड किरण जो है की प्रकृति जो है वो निर्भर करती है। एनोड किरण की बात करते हैं दोस्तों, कैथोड किरण जो होती है ना अपनी, कैथोड किरण होती है जिनको जो कि नेगेटिव होती है, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही होती है। तो मैम, एनोड किरण जो है वो पॉजिटिव होती है, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब पॉजिटिव कौन है दोस्तों? अब पॉजिटिव कौन है? तो पॉजिटिव कौन है आपका अपना? कौन है भाई, बता दो फटाफट से। पॉजिटिव जो है वो आपका एनोड किरण की बात करें, मतलब कि मैडम प्रोटॉन की बात करें, जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। और देखो, चाहे एनोड किरण हो जाए, देखो तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, गैस की नली की बात नहीं कर रहे हैं, सभी पर नहीं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर जो है वो निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जो गैस आपने इसमें डाली हुई है उस पर निर्भर करती है। पेन गिर गया है, और आपको पता है हमारी क्लास का शगुन है ये पेन गिरना। पेन गिरने का मतलब ही यही है कि भाई ये क्वेश्चन आता ही आता है, और ये आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको ध्यान रखना है, पुराने हैं तो आपको पता है कि जिस क्वेश्चन में पेन गिर जाता है ना, डेफिनेटली वो क्वेश्चन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही खास हो जाता है, उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो दोस्तों किसने दिया था? अब फैराडे की बात करेंगे तो फैराडे तो आपके विद्युत नली और इन सब में काम आएगा। और आपको पता है कि इस क्लास में ना मेरा ना अलग अलग रूप देखने को भी आपको मिलेगा, अलग अलग तरीके से, सलीके से, है ना। हम लोग क्लास को पढ़ाते हैं, कभी आराम से, कभी बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से बस चलती रहती है, क्योंकि कहा है कि यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। ऐसा ही है ना। चलो आंसर कर दो फटाफट से कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो आइंस्टाइन के द्वारा नहीं किया गया है, फैराडे नहीं, न्यूटन नहीं, और क्या रहेगा? प्लांक। ठीक है, मुस्कुराइए, आप नीरज मैम की क्लास में हैं, रात के 11 बज रहे हैं, और ज़्यादा चीखना चिल्लाना है नहीं, बहुत आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया सी का क्लास के साथ में, बहुत अच्छे से साथ में। बाद में आखिरकार बढ़िया नींद आनी चाहिए, तो चिल्लाने बिल्लाने नहीं, बहुत आराम से करेंगे, है ना। चलिए, तो देखिए N2O2 में बंद उपस्थित है। अब कितनी बार पढ़ा है? N2O5 की बात करना है दोस्तों। तो इसमें क्या सिर्फ आयनिक बंद होंगे? आयनिक बंद का मतलब मैंने आपको बधाई दिया था कि दोस्तों, आयनिक बंद वो बंद होते हैं जिसके अंदर एक दिया जाता है और दूसरा लेता है, बस। तो ये तो नहीं हो सकता मैम। यहाँ पर देखो, एक तो शेयरिंग होगी, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 रहते हैं, 6 चाहिए अपने को, जबकि ऑक्सीजन 5 है। 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अष्टक पूरा करने के लिए 5 ऑक्सीजन को कितने? 10 चाहिए, जबकि इनको तो मैम 6 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो डेफिनेटली मैडम उपसय संयोजक बंध भी बनेगा और सहसंयोजक बंध भी बनेगा, मतलब शेयरिंग तो हो ही रही है, और शेयरिंग के साथ एक ऐसा बंध बनेगा जिसमें कोई एक तो सिर्फ देगा ही देगा, बाकी जो है वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? पा रहे हैं क्या समझ में? बढ़िया है। हाँ जी, अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीकरण अवस्था जो है किसमें शून्य है? बच्चे शून्य बोलिए। तो देखिए H2O2 की बात करते हैं मैडम, +2 -2 हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा, है ना। SO2 की बात करते हैं। O3 दोस्तों एक प्रकार का यौगिक है, और अगर जितने भी यौगिक बनते हैं ना, तो उन यौगिकों के अंदर उनका ऑक्सीकरण नंबर जो है वो दोस्तों बेसिकली कितना रहता है? शून्य रहता है। अब इसकी बात करते हैं मैडम, इसमें तो -2 हो गई, है ना। इसमें बात करते तो इसमें भी -2 रहेगी, इसमें -2 रहेगी, पर इसके अंदर दोस्तों ओजोन की बात कर रहे हैं। और जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं ना ये लोग, तो हमेशा जो है ये कैसे हो जाते हैं? शून्य। अब शून्य कैसे? देखो, जैसे
हम हमारे यहाँ पे नहीं बोलते क्या, मतलब हम वी आर ह्यूमन ना, तो हम बोलते हैं कि विवाह के बाद में जो एक कपल है वो एक दूसरे को पूर्ण कर लेते हैं, मतलब कि आप में जो कमी है वो सामने वाले में अच्छाई हो सकती है ना। तो मतलब बेसिकली जो हमारे पास नहीं है वो हमें सामने वाले मिल जाता है, तो इस तरीके से एक जोड़ा जो है वो पूर्ण हो जाता है ना। आपका जीवन जो है अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है, ऐसा कहते हैं विवाह के बाद में स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों बोला, वैसे ही कंपाउंड जो है मतलब इन्होंने बंध बना लिए। बंध क्यों बनाए हैं, स्टेबल होने के लिए। अब ये स्थायित्व को प्राप्त कर लिए हैं। स्थायित्व का मतलब यही है कि भाई जिसके पास जो कमी है वो पूरी हो गई है, ऑक्टेल सबका पूरा हो गया है, और संयोजकता प्रॉपर जो है वो क्या हो गई है दोस्तों, शून्य हो गई है। क्या हो गई है, शून्य हो गई। समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे अगर सिर्फ तुम कहोगे कि मैम यहाँ पे तो फिर सारे कंपाउंड है, बच्चे कंपाउंड देखो यहाँ पे देखो ये त्रिआण्विक परमाणु की फॉर्म में है, त्रिपरमाण्विक अणु है, त्रिपरमाण्विक अणु है। ये कैसा अणु है दोस्तों, त्रिपरमाण्विक अणु है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि आयनन की बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और आयोनाइजेशन की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है, किसकी बात की जा रही है, आयोनाइजेशन की बात की जा रही है। आयोनाइजेशन मतलब कि आयनन की मात्रा जो है वो दोस्तों किस पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर करेगी, तापमान पर करेगी, ए और बी दोनों पर करेगी, या फिर जो है दोस्तों आपका किसी पर भी नहीं करेगी। तो देखो विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, दोनों पर निर्भर करती है। समझ रहे हो, किस पर, दोनों पर निर्भर करेंगी, ना सिर्फ विलायक की प्रकृति पर, इवन हम कहेंगे टेम्परेचर पर भी। आयोनाइजेशन की बात करें, टेम्परेचर मिलेगा तभी आयोनाइजेशन होगा, और कैसा उसका नेचर है उस पर भी आयोनाइजेशन होगा, मतलब चीजें टूटेंगी। इन द सेंस व्हाट वी कैन से, जस्ट लाइक लुक एट दिस, ये क्या है आपका NaCl है। अब मैम टेम्परेचर दोगे ये टुकड़ों में टूटेगा, Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, फिर इनकी अपनी प्रकृति भी आएगी। समझ रहे, तो क्या रहेगा, दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। प्रिया आ चुकी हैं और नहीं आई हैं तो बता दीजिएगा भाई। प्रिया, काजल हो गई, अपने JKG हो गई, ये तो जो फिक्स है उनकी बात करी। कटरीना जी आजकल, कटरीना क्या नाम है उनका, करीना जी आजकल नहीं आ रही हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है दोस्तों। जो सबसे पुराना था उसको फिर से शुरू किया गया है ना, तो उसका नाम क्या है, तो जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। नाम है उसका चुटका। क्या है, चुटका। क्या है, चुटका है, ठीक है, पुराना शोध रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति जो है वो किसके समानुपाती होगी। देखिए बोल रहे हैं कि दूरी जो है वो किसके समानुपाती है, स्पीड जो है वो किसके समानुपाती है, समय के वर्ग के समानुपाती है ना। तो कण जो है वो गति करता है, तो कण जो है वो किस तरीके से गति करेगा भाई, जब समानुपाती है तो एक समान त्वरण से गति करेगा ना। किससे गति करेगा, एक समान त्वरण से गति करेगा। किससे गति करेगा, एक्सक्लरेशन की बात करें, एक समान त्वरण से जो है यहाँ पर गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी प्रक्षेप पे क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है कितनी दे रखी है, 4 गुनी है, तो प्रक्षेपी कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें प्रक्षेपी कोण की मान की बात कर रहे हैं दोस्तों। और देखो अगर √3 है ना यहाँ पे, ये माइनस में नहीं है पहले तो, पर इसका आंसर जो है ये माइनस में नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है। घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तुम लिखते हो घर्षण नहीं होता, बोलते हो घर्षण नहीं होता, सुनते हो घर्षण नहीं होता, या फिर चलते हो तो घर्षण नहीं होता। आप जब चलते हैं ना दोस्तों तो 101% जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन होता ही होता है ना। अब देखो तुम यहाँ पे चलोगे तो भी फ्रिक्शन होगा, तुम बोलोगे तो तुम्हें पता है कंठ की हम बात कर रहे हैं है ना, वोकल की हम बात करें वहां पर भी आपका फ्रिक्शन होगा, लिखोगे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा बच्चे। पर जब आप सुनते हो ना तो आपका जो है वो घर्षण नहीं होता है, ऑब्वियस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैम हमको मिलाना है, ये थोड़ा सा हट जाती हूँ कि देखो बोल रहे हैं टोटीपोटेंट की बात करें। टोटीपोटेंट से तो अपना सीधा सीधा एक ही आंसर निकलता है मैम, और टोटीपोटेंट का मतलब ही यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, युग्मनज की बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं आपसे किसकी, फिर बात करें प्लूरीपोटेंट। अब प्लूरीपोटेंट जो है वो दोस्तों किसको कहा जाता है, प्लूरीपोटेंट कहा जाता है आपकी भ्रूणीय स्तंभ कोशिका को। मल्टीपोटेंट किसको कहते हैं आपको पता है, मल्टीपोटेंट कहते हैं अस्थि मज्जा को, और यूनिपोटेंट कहते हैं दोस्तों तुम्हारी त्वचा को। तो 2 1 4 3 मतलब कि ए यहाँ पर जो है वो सही जवाब रहेगा। टोटीपोटेंट कह रहे हैं युग्मनज को, प्लूरीपोटेंट कह रहे हैं भ्रूणीय स्तंभ कोशिका को, और मल्टीपोटेंट कहते हैं अस्थि मज्जा को, यूनिपोटेंट कहते हैं तुम्हारी त्वचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जा रहा है। शुरू करें, आओ चलो देखते हैं कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो
क्या कहा जा रहा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब सोचो कि चांद से उसको कहाँ लाना है, पृथ्वी पर लाना है। अब जब चांद से पृथ्वी पर लाना है तो बेसिकली क्या चीज़ आपको चाहिए होगी कि पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है तथा मात्रा जो है वो दोस्तों घट जाती है। तो पृथ्वी पर भार जाए तो मात्रा क्यों घटेगी भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। अब बोल रहे पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है, मात्रा, अरे मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी। अब बोल रहे पृथ्वी पर भार तथा मात्रा, अरे दोनों अपरिवर्तित नहीं होंगे ना, भार तो बदलेगा, है ना, पर मात्रा नहीं बदलेगी ना। बोल रहे पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है परंतु उसकी मात्रा अपरिवर्तित हो जाती है। ये बात सही है क्योंकि आपको पता है 1/6 गुना जो है वो हो जाता है ना। तो ये तो क्या रहेगा मैडम, मात्रा कभी नहीं बदलती है, मात्रा कभी नहीं बदलती है, भार बदल जाता है ना। ऐसा थोड़ा है कि कण उठ के चले जाएंगे, कण थोड़े ना जाएंगे, भार बदल गया है बस, कण नहीं जाएंगे, है ना। चलिए अगला बोल रहे लोलक। लोलक का मतलब आपको पता है कि काला अवधि की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो देखो दोस्तों, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है दोस्तों, उसके है, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई के, मैं बोल सकती हूँ पेंडुलम की ऊंचाई की, लंबाई बोल सकते हो आप, है ना, लेंथ पे डिपेंड करेगा, कितना धागा जो है बंधा हुआ है ना, जितना धागा बंधा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो द्रव्यमान पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, समय पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन ओनली फॉर लेंथ, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर जो है वो दोस्तों निर्भर करता है। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। किसकी बात करें, किए गए कार्य के उदाहरण की, तो कौन सा जो है वो कार्य के उदाहरण का नहीं है। तो देखिए कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई, कार्य की बात करें तो देखो, लड़के द्वारा कमरे के दीवार को धक्का देना, ये कार्य का उदाहरण, लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना। सतह पर बड़े कंकर पर डालेंगे तो यहाँ कार्य मिलेगा। लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देना और ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ रही है अगर तो कार्य है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाया है, ऐसा नहीं बोला है कि अपन वापस ला रहे हैं, पर देखो अगर आप देखोगे तो अब इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई विस्थापित नहीं हुआ, क्योंकि दीवार धक्का देगी तो कौन सा काम करेगी, कौन सा आगे चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया क्या, बताओ भाई फटाफट से। तो क्या रहेगा दोस्तों, ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है वो पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। अब बात करें पदार्थ की, है ना, कि कौन सा कथन जो है पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। तो देखिए कौन सा जो है पदार्थ के लिए जो है वो सही कथन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई, पदार्थ के लिए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कि उच्च ताप पर पदार्थ जो है वो प्लाज्मा बन जाता है, ये तो बात सही है ना। फिर बोल रहे हैं कि कौन सी चीज जो स्थान घेरती है, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु तथा अणुओं से बने होते हैं, ये बात भी सही है। कोलाइट जो है वो पदार्थ की अपेक्षा जो है बड़े कणों से बने होते हैं, नहीं, कोलाइट तो छोटे होते हैं ताकि वो हम कहेंगे कि खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। अब खुली आंखों से अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर बेसिकली क्या रहेगा मैम, वो फिल्टर पेपर से छाने जा सकते हैं। खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं बट फिल्टर पेपर से छाने जा सकते हैं। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भूमि के रूप की बात कर रहे हैं, खनिज की बात करें, बस्तियां, तो देखिए मिट्टी जो है वो बिल्कुल भौतिक वातावरण का है, खनिज बिल्कुल भौतिक वातावरण का है, भूमि बिल्कुल है, पर आप बस्तियों को नहीं बोल सकते हो कि वो खनिज तत्व नहीं है ना, मतलब आप खनिज भौतिक वातावरण का, बस्तियां कोई वो थोड़े ना वो भौतिक वातावरण। अगला क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि ब्रॉड बैंक, किसकी बात की जा रही है दोस्तों, ब्रॉड बैंक की बात की जा रही है। ब्रॉड बैंक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस कारण करती है ना। तो देखो ब्रॉड बैंक की बात करते हैं, और जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, क्योंकि जिसे आप हर्ट्ज से इंडिकेट करते हैं, मतलब आप आवृत्ति की बात करोगे, तो किस कारण कर रही है ना, उपयोग जो है किस कारण कर रही है, क्योंकि आवृत्ति की व्यापक श्रेणी है, वो क्या है, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। अगर आप सैटेलाइट की बात करते हैं और अगर आपने लोलक की बात कर ली तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, उसका टी जो होता है, उसका आवर्तकाल जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पूछा जा रहा है कि धातु के लिए पाइसन अनुपात जो है न्यूनतम अधिकतम मान जो है वो कितने से कितने बीच के लिए रहता है। पहले तो इसको ये समझ लीजिए कि किसकी बात करें दोस्तों, धातु की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, धातु की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पाइसन अनुपात जो है दोस्तों कितना होगा, अगर आप इसका मिनिमम मान देखते हैं तो 0 हो जाएगा और मैक्सिमम देखते हैं तो 0.5 के बीच हो जाएगा। तो 0 से 0.5 धातु के लिए किसकी बात कर रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि दाग हटाए जाते हैं ना, तो क्योंकि यह क्या है। देखो तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, भाई बढ़ाता नहीं है, तेल और जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटा जरूर देता है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा कि जब हटाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव को घटा देता है। फिर बोल रहा है कि डिटर्जेंट अणुओं का धब्बा जो है निलंबन हो जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 और 3 जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही बात हो जाएगी, क्योंकि तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाया भी जाता है और डिटर्जेंट अणु जो है वो धब्बे को क्या कर देते हैं दोस्तों, निलंबित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बीकर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक बीकर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल से पूर्ण भरा हुआ है। आपसे बोला 4 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कि ये कोई बीकर है और जल से पूरा भरा हुआ है, तो जल से ऊपर होकर बहने लगेगा, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। यदि 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया गया तो बॉईल होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया गया तो आपको पता है बर्फ बनना शुरू हो जाएगी। और अगर बर्फ बनना शुरू हो जाएगी तो आपको पता है कि जब ठंडा होता है पानी तो पानी का प्रसार होने लगता है ना, तो वो थोड़ा सा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 4 डिग्री के नीचे ठंडा किया जाए तब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और तुम लोग बताओ कि क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गर्म करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट के कारण बढ़ेगा, उबलने लगेगा, है ना। और अगर क्या करते हो, और अगर आप ठंडा करते हो तो आपको पता है द्रव का प्रसार होता है, इसलिए तो प्लास्टिक वाली बॉटल्स जो होती हैं उनमें जब आप पानी भरते हो तो वो टूट जाती है ना, क्रैक उनमें आ जाता है, क्योंकि जो द्रव हो वो क्या करने लगता है, प्रसार करने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन ही तगड़ा है कि मतलब पूछो नहीं पर फिर भी हम पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो साइबर फिजिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, साइबर फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए हाँ बिल्कुल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। और आजकल तो सब लोग भाई हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मतलब हर चीज में आती है। वो कौन सी थी, मिशन इम्पॉसिबल शायद ना, उसके 8-9 पार्ट हैं शायद, क्या ना, मुझे तो बड़े हैंडसम से उसके वो थे, हीरो थे, नाम भी कैप्टन, मेरा नाम माइंड से निकल गया है, कोई नहीं, मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन से थे। सेंसर वो एक्यूरेट, ये बिल्कुल रहेगा। बिग डाटा की मैं बात करती हूँ तो बिग डाटा एनालिटिक्स बिल्कुल रहेगा भाई। साइबर फिजिकल में तो स्मार्टफोन्स ऑब्वियस नीडेड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल है। तो मतलब सारे यहाँ पर जो है वो किसका हिस्सा है, वो सारे के सारे आपके साइबर फिजिकल सिस्टम का जो है वो बेसिकली पार्ट है। ठीक है, चलिए तुम कह रहे थे मैम किस्सा सुना दो, किस्सा तो सुनाएंगे है ना, बहुत प्यारा सा किस्सा सुनाएंगे। जिंदगी में ऐसा चलता रहता है ना दोस्तों कि कभी कभी लगता है कि यार बढ़िया है, क्या बढ़िया है उसके बारे में बात करूंगी। सुनो, बात करते रक्त में पाए जाते हैं, तो रक्त में क्या पाए जाते हैं भाई, रक्त में क्या Fe+ होता है क्या, Fe+ होता है क्या, बताओ फटाफट से। मैम Fe+ होता है कि धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, उदासीन कण, या फिर बोल रहे हो कि धनावेशित कण, तो रक्त में पाए जाते हैं। तो Fe क्या होता है भाई, रक्त में क्या पाए जाते हैं बताओ, धनावेशित पाए जाएंगे, ऋणावेशित पाए जाएंगे, उदासीन पाए जाएंगे, या दोनों धनावेशित पाए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुमसे ना कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर फिर से पूछूंगी, क्यों, क्योंकि देखो अब थोड़ा तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मैं ये देखना चाहती हूँ कितने लोगों को याद रहता है क्लास में कि मैम ने इस क्वेश्चन का आंसर छुड़वाया था। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है कि रक्त में Fe है, आयरन है ना, बताओगे फिर। चलो इसको मैं यहीं पे ही डाउटेबल क्वेश्चन में छोड़ रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगी और इसका आंसर करना। कोलाइड कणों का साइज जो है वो दोस्तों कितना होता है, तो देखो एक किसकी बात करेंगे मैडम, देखो यहाँ पे बोल रहे इससे बड़ा तो हो सकता है क्या, तो देखो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, B यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आप ये बेसिकली बोल सकते हैं 0.1 से 1 तक का जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला बोल रहे हैं कि 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है, इस तत्व के लिए उपयुक्त वाक्य जो है सही नहीं है। ये आपसे पूछे कि कौन सा सही नहीं है, तो बोल रहे हैं कि आवर्त सारणी के समूह में ऑब्वियस मैडम 40 वाला तो बिल्कुल होगा ना।
फिर बोल रहे इसमें 20 न्यूट्रॉन होंगे। तो मैम देखो परमाणु भार कितना बोला है बच्चे, परमाणु भार 40 बोला है, मतलब ए की बात की है, ए इक्वल्स टू 40 है ना। तो मैम हम ये बोल सकते हैं और न्यूट्रॉन आपको 20 दे दे, मतलब P प्लस N है ना, तो ये 20 दे दे तो ऑब्वियस है मैम ये भी 20 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है मैडम 20 अगर Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स मीन कि मैडम प्रोटॉन अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी मैम 20 है, और Z माने परमाणु क्रमांक भी 20 है, और मतलब 20 परमाणु क्रमांक वाला तत्व मैडम कैल्शियम है, और कैल्शियम एक प्रकार की धातु है। आ जाओ अब, आवर्त सारणी संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहे कि 20 न्यूट्रॉन होते हैं मैडम, बिल्कुल सही बात है ना। फिर बोल रहे कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त, एक सेकेंड, CO2 क्यों होगा भाई, ऑक्साइड CO2 क्यों बनेगा भाई, CO बनेगा ना, कैल्शियम की बात की है तो, है ना, ये तो गलत हो गया। फिर बोल रहे हैं कि आवर्त सारणी के जो है तीसरे आवर्त से संबंधित है, किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे आवर्त से संबंधित, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, C जो है वो यहाँ पे गलत आंसर है, गलत बात हो जाएगी, बाकी तो बातें सारी सही है, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारी जल, किसकी बात की जा रही है, भारी जल प्राप्त किया जाता है। तो मैडम भारी जल जो है वो हम जल के वैद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये लो। तो देखिए भारी जल जो है वो प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के अवैद्युत अपघटन से। मैडम सॉरी, जल में भारी लवण को घोलकर नहीं प्राप्त कर सकते हो, आप आसवन से नहीं प्राप्त करोगे, आप कैल्शियम मैग्नीशियम से अशुद्धियों को पृथक करके, मतलब कुछ भी भारी जल की बात की है, कठोर जल की बात नहीं की है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम अशुद्धियां आएंगी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, भारी जल की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। 25 क्वेश्चन इसी तरीके से आज की क्लास के अपने जो है वो कंप्लीट होते हैं, बट इसके अलावा कुछ चीजें जो है वो आपके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा जल ले लिया जाए। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए आपसे बोला जा रहा है सिग्मा बंध, सॉरी पाई बंध जो है वो सिग्मा बंध से, क्या बोल रहे हैं, पाई बंध, पाई बंध जो है वो सिग्मा बंध से, तो मतलब पाई बंध के बारे में बोले हैं, है ना। तो पाई बंध दोस्तों डबल बॉन्ड आने पर होता है, ट्रिपल बॉन्ड आने पर होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड मात्र सिंगल बॉन्ड आने पर होता है। ये ज्यादा स्थायी कि ये ज्यादा स्थायी, ऑब्वियस मैम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा स्थायी होते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि इंटरनेट एड्रेस कौन देता है, इंटरनेट एड्रेस जो है वो कौन देता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्किटेक्चर जो होते हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर वो देते हैं। अगला बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कौन देती हैं। तो देखिए एक व्यापक चेतना जो क्या है, मतलब ये पूछा है ना आपसे कि एक व्यापक चेतना से जो ब्रह्मांड सभी पदार्थों को जोड़ती है ना, या फिर इंटरनेट से जुड़ी मशीन के नेटवर्क से। तो अगर आप इंटरनेट थिंग्स की बात करते हैं तो इंटरनेट से जितनी मशीनरी जुड़ी हुई है उनके नेटवर्क को आप लोग जो है वो इंटरनेट थिंग्स कहते हैं। उबलते जल में कौन पिघल जाता है भाई, गन धातु पिघल जाती है, वुड धातु पिघल जाती है, मोनल धातु पिघल जाती है, या फिर घंटा धातु पिघल जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है उबलते हुए जल के अंदर गन मेटल तो ऑब्वियस नहीं पिघलेगी, है ना, बिकॉज वो एलॉय है तो वो तो नहीं होगा, है ना। मोनल नहीं होगी, घंटा धातु नहीं होगी, क्योंकि मैम वो बेसिकली मेटल है। यहाँ पर क्या रहेगा, वुड धातु, है ना, या फिर वुड मेटल आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है वो सूक्ष्म पोषक नहीं है, माइक्रो, किसकी बात करें, न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो दोस्तों कौन सा नहीं है। क्या कॉपर होगा, बोरोन होगा, गंधक होगा आपका, या फिर मैग्नीज होगा, ठीक है। तो क्या रहेगा दोस्तों, ऑब्वियस मैम बोरोन रहेगा। क्या रहेगा, बोरोन रहेगा कि पोषक तत्व कौन सा नहीं, बाकी आपको चाहिए होगा, आपको मैग्नीज चाहिए होगा, है ना, सॉरी सल्फर तुमने चाहिए होगा, कॉपर तुमने चाहिए होगा, पर बोरोन इट्स नॉट अ बेसिक थिंग, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। तो आपको बताओ एपिको आंदोलन, नर्मदा और उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चिपको आंदोलन ही आप इकोलॉजी सिस्टम से रिलेटेड कर सकते हो ना। तो पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। एक फूल का प्रजनन का भाग जो है वो दोस्तों कौन सा होता है, फूल का प्रजनन का भाग जो है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो पुंकेसर और कार्पल्स हो जाएंगे। कैलिक्स, कैलिक्स का मैं कहूँगी कि प्रजनन माने रिप्रोडक्टिव से कोई ताल्लुक नहीं है, कैलिक्स का नहीं है,
कोरोला का तो बिल्कुल नहीं, तो पुंकेसर और क्या रहेंगे, कार्पल्स यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भ्रूण एम्ब्रियो जो है वो अनुपस्थित होता है, और एम्ब्रियो किस में अनुपस्थित होता है भाई, शैवालों में होगा, ब्रायोफाइट्स में होगा, टेरिडोफाइट्स में होगा, या फिर अनावर्त बीजी के अंदर होगा। तो भ्रूण अनुपस्थित होता है दोस्तों, देखो ब्रायोफाइट्स की बात करो, टेरिडोफाइट्स की बात करो और जिम्नोस्पर्म की बात करो, ऑब्वियस ये ग्रोथ तो करते हैं ना, बट शैवाल जो है वो एम्ब्रियो जो है किसके अंदर, शैवालों के अंदर जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्रेब साइकिल क्या है, क्रेब साइकिल वही साइकिल है जिसके अंदर, जो कि कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। पहली चीज तो ये। अब देखिए दूसरी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों 36 एटीपी का जो है वो क्या होता है, तुम्हारा फॉर्मेशन होता है। तीसरी बात करते हैं 36 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, तीसरी बात हो गई। तीसरी बात देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, 36 एटीपी हो गया। अब देखिए उपचय होगा, अपचय होगा, अपचय व उपचय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रेब साइकिल के अंदर बेसिकली जो है दोस्तों दोनों प्रोसेस संपन्न होती हैं, अपचय भी होती है और उपचय भी होती है, एम्फोटेरिक प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मान ले कि एक काल्पनिक जो है वो ग्रह है, किसकी बात करें, काल्पनिक ग्रह की। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी ठीक है ठीक है, एम्फोटेरिक हो गया ना। चलिए अब बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे मान ले कि एक अकाल्पनिक ग्रह जो है किसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों जो है पृथ्वी के आधे के बराबर है। किसकी बात करें, ग्रह दिया है जिसका द्रव्यमान भी जो है, मास भी जो है वो पृथ्वी के मास से, मतलब मास ऑफ अर्थ का हाफ है, और त्रिज्या की अगर बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, तो मास ऑफ अर्थ का हाफ है। चलिए ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे यदि पृथ्वी की सतह जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो जी है, तो उसका ग्रेविटेशनल जो है वो त्वरण जो है वो कितना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो बोले गुरुत्वाकर्षण के कारण जी की बात कर रहे हैं, तो जी जो है उस ग्रह के किसकी बात करें, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है उसका कितना हो जाएगा, एक्सक्लेरेशन कितना हो जाएगा। तो देखिए एक्सक्लेरेशन डबल होगा, क्योंकि ये तो हाफ है ना, तो यहाँ पे इसका एक्सक्लेरेशन जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2g हो जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सक्लेरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई वी कैन से कि यहाँ पर कितना रहेगा दोस्तों, 2g जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं, पारेलियोमीटर, ओके पारेलियोमीटर जो है वो निम्न में से किसे मापने के लिए कहता है। अब नाम इतना तगड़ा है तो काम भी तगड़ा ही होगा। अब सोचो कि पारेलियोमीटर की बात की जा रही, तो पारेलियोमीटर जो है वो क्या मापेगा, सन किसकी बात करें, स्पॉट को, तो सन स्पॉट को तो बिल्कुल नहीं मापने वाला है, सोलर रेडिएशन को मापता है पारेलियोमीटर। क्या मापता है, सोलर रेडिएशंस को मापता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पशुओं में से कौन सा पशु जो है वो स्तनधारी प्राणी नहीं है। तो अगर मैमल की बात करते हैं तो कौन सा नहीं होगा, हिप्पोपोटामस हो जाएगा, स्केलियोनिड हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी प्राणियों का समूह नहीं है। फिर बात करें हिप्पोपोटामस, वेल है ना, स्केलियोनिड हो जाएगा। बताइए भाई कौन सा रहेगा, फटाफट से बता दीजिए, व्हाट द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सॉरी हाँ जी, चलिए क्या पूछा जा रहा है, पशुओं में से कौन सा जो है पशु जो है वो क्या बोल रहे हैं, स्तनधारी प्राणियों का समूह जो है वो नहीं है। तो वैल मछली तो भाई मैमल होती है, वैल मछली तो क्या होती है भाई, मैमल होती है। कंगारू की बात करेंगे, कंगारू ऑब्वियस हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ अपवाद स्वरूप है पर है तो सही, अपवाद स्वरूप है पर है तो सही, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्केलियोनिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है, क्यों, क्योंकि आपको टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है, आपको टेम्परेचर को जो है वो क्या करना होता है दोस्तों, बैलेंस करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है बच्चे, शुक्राणु वाहिका की के कारण नहीं, तो क्या होगा, कम टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ना देखो, तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। फिर बोल रहे हैं कि पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष उत्तकों के कारण तो भी नहीं होगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने क्लास को शेयर मस्ट है करना, है ना, तो ये तो कर दीजिएगा। चलो अगली बात है, शेयर करना है कि नहीं करना, चलो मैसेज तो कर दो कि हाँ जी मैम हमें शेयर कर सकते हैं, वी कैन डू इट, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। और ये निद्रा रोग जिसको आ रहा है ना, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, है ना, ये गलत बात है, ये स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि हर बार बोलती हूँ कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो तुम पा ही रहे हो ये नए नए क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये प्रसाद जो मिल रहा है, ये जो टैबलेट मिल रही है ले लो,
रात के समय जो है आवासीय क्षेत्र में शोर का अंत में स्तर कितना होता है 45 डेसिबल, ठीक है, कितना होता है 45 डेसिबल। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, मैं दिन वाली क्लास में पढ़ाती हूँ ये क्वेश्चंस, ये वाला है ना, तो वहाँ पे भी पढ़ाया है कि मैम विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो बेसिकली कितनी यूनिट हो जाएगी विद्युत चालकता की, बताओ भाई कितनी रहेगी। तो मैम विद्युत चालकता हमेशा हम किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, मुंह से इंडिकेट करते हैं। देन सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के समतापीय प्रसार में दाब का निर्धारण होता है। समतापीय प्रसार में किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, दाब के निर्धारण की बात कर रहे हैं। तो बताइए दाब का निर्धारण जो है होता है तो कैसे होगा, किसके कारण होगा, बताइए भाई, ताप से होता है या फिर आप बात कर रहे हैं किससे, संपीड़ितता से होता है। तापीय प्रसार की बात कर रहे हैं और पी का जो है वो निर्धारण की बात कर रहे हैं, पी माने प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो देखिए बोला जा रहा है कि तापीय प्रसार जो है समतापीय प्रसार, तो मतलब टी तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं कि मैम टी फ्री, हाँ टी दे दिया तो टी नहीं होगा। तो मैम किस पर डिपेंड करेगा, समपीड़ितता पर डिपेंड करेगा, आप कितना उसको पुश कर रहे हैं, कितना उसको दबा रहे हैं। समतापीय प्रसार के दाब का प्रभाव जो है वो संपीड़ितता पर निर्भर करेगा, क्योंकि वहीं पर, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समताप टेम्परेचर कैसे वो डिपेंड जो है वो कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह जिसमें द्रव्यमान m और r त्रिज्या पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का समानुपाती, अब भी बताया था, अब जो है गलती नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा यहाँ पर। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेडियस जो होता है, देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आर स्क्वायर की तो नहीं होता, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, और दूसरी बात कि आर के जो है वो क्या नहीं होता, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर स्क्वायर नहीं होता, मास के तो जो है वो क्या होता है, मास की अगर मैं बात करती हूँ किसके, त्वरण के अनुपाती कितना होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर अपॉन आर। किसकी बात करें, एम स्क्वायर अपॉन आर, मतलब यहाँ पे सी जो है वो क्या रहेगा, सही जवाब जो है वो हो जाएगा, कौन सा, सी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये याद कर लीजिएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो कितना रहेगा, एम स्क्वायर अपॉन आर, और ये तो पढ़े भी होंगे तुम लोगों ने, बहुत बार पढ़ा होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एम स्क्वायर अपॉन आर होता है। अच्छा, एक आवासीय कण की बात करते हैं, वी वेग से बी चुंबकीय जो है क्षेत्र में गतिमान है, वी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो दोस्तों गतिमान है, और कण पर लगने वाला अधिकतम बल जो है वो कब होगा, कण पर अधिकतम बल कब लगेगा। देखिए एक आवेशित कण वी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला आवश्यक बल जो है वो कितना होगा, वी वेग से और गतिमान है। तो देखो ये, अच्छा अधिकतम बोला है दोस्तों, किसकी बात करें, अधिकतम। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री पर होगा, कितना होगा 90 डिग्री, मतलब हम बोल सकते हैं मैडम एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ पे देख लो भाई, एक ही दिशा में हो तो नहीं लगेगा, विपरीत और 45 नहीं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वी और बी दोनों जो है एक दूसरे की क्या हो, लगभग लंबवत हो, तो जो है वो मैक्सिमम मान यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि फैराडे का नियम याद करो, है ना, समझ में आया, 90 डिग्री उनका होना चाहिए, यो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे, और अगर ये यहाँ पे है तो। चुंबकीय फ्लक्स या फिर विद्युतीय की बात करते हैं कि विमा कितनी होगी, किसकी बात करें दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स की विमा के अंदर जो है वो पहली चीज तो मास नहीं आता है, और दूसरी चीज की जो लेंथ होती है वो माइनस इनवर्स में होती है, मतलब मैं बोल सकती हूँ L-1T, क्या बोल सकती हूँ, L-1T, ये बोल सकती हूँ। अभी देख लो L-1 ये रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा, ठीक है, तो क्या रहेगा L-1T यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहाँ देख लेते हैं कि एक उच्च ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में तार जो है वो क्रमशः N1 व N2 फेरे हैं, कितने दे रखे हैं दोस्तों, N1 और कितने फेरे दे रखे हैं, N2 फेरे दे रखे हैं। तो तब जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो क्या होगा, एक सेकेंड, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, तो द्वितीय कुंडली के फेरे ऑब्वियस ज्यादा हैं, तो N2 माइनस N1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुंडली में तार के क्रमशः N1 व N2 फेरे हैं, है ना, तो बोल रहे हैं कि उच्च ट्रांसफर में, ठीक है, तब जो है N2 माइनस जो है N1 हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली के फेरे जो है वो क्या होंगे, ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी जो है एक मस्तिष्क से संबंधित विकार है, ठीक है। चलो सेरेब्रल की बात की है, तो सामान्यतः क्या पाया जाता है उसके अंदर, किसमें पाया जाता है, सेरेब्रल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों किसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। देखो बेसिकली अगर सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं तो वृद्धों के अंदर नहीं, ड्रग नशेड़ियों के अंदर नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सेरेब्रल पाल्सी जो है वो पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। अब पैतृकता मतलब कि आपको अपने पेरेंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ, अपने परिवार गणों की बात करती हूँ, उनको पहचानना है, या फिर कि वही पर्सन आपके माता पिता जो भी हैं, तो उसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे। आप पहली बात तो जीन थेरेपी तो नहीं करवाएंगे, क्लोनिंग नहीं करवाएंगे, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएंगे। उसके लिए क्या करवाएंगे दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भाई तुम मेरे ही जो है बालक हो या फिर तुम मेरी ही बालिका हो, तो ये डीएनए मैच करवाना पड़ेगा। और डीएनए जब आप मैच करवाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये भाई साहब चल रहे हैं इतनी रात में 24 डिग्री पे, बंद हो सकते हैं आप, हो गए हैं, बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो कितना रहेगा दोस्तों, अंगुली छाप मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये पढ़ने से पहले वेटलैंड दिवस है, क्या है वेटलैंड दिवस, तो किसके दिमाग में अगर वैलेंटाइंस डे चल रहा है तो बिल्कुल दिमाग से हटा दो दोस्तों। पर हाँ, ये मैं थोड़ा सा ऑप्शन आपको दे देती हूँ कि जहाँ पे वैलेंटाइंस डे है उसके इर्द गिर्द ये जो है वो आपका क्या है, वेटलैंड डे भी है। चलो, अच्छा एक किस्सा मैं आपको सुना रही थी। किस्सा सुनाने की बात यह है दोस्तों, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता आपके टाइम। अभी कभी बहुत लोग भी रात में एफएम सुनते होंगे, दुख भरे गाने सुनते होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, परेशान होते होंगे। देन हमेशा हम अपने ही आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा। देन उस वक्त पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, मेरे साथ इसलिए क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर चुना है। आज ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया रिसेंटली, काफ़ी सारे रिजल्ट्स अनाउंस हुए, एग्ज़ाम हुए, तो किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मे बी फैमिली प्रॉब्लम, खुद के पर्सनल इतने रायते फैलाए हुए होते हैं, हमने वही नहीं सुलट रहे होते हमसे, है ना। तो उस वक्त हमारे माइंड में जब हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात एक ऐसा टाइम है, दिन तो निकल जाता है, रात नहीं निकलती है। देन उस टाइम पे एक ऐसा आता है कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा करके आता है, साथ ही क्यों, ऐसा आता है कि नहीं आता। तो जब ऐसा आता है तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। जो भी होता है आपके लिए अच्छे के लिए होता है। अब आप कहोगे कि मैडम घर में फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाए फिर हम कहें मेरे साथ ही क्यों ऐसा, तो आप तो ये कहोगे कि अरे वाह अच्छे के लिए हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल अच्छे के लिए हो रहा होगा। ये उस इंसान के लिए जो चला गया शायद उसके लिए भी बेहतर होगा, और ये आपके लिए, हालांकि उस वक्त पे आपको लग सकता है कि हाँ ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। पर इससे कहीं ना कहीं दुनिया के किसी टाइम पर आप लोगों के लिए अच्छा छिपा था। इसलिए इसका अंदाज़ा आपको कब लगता है, कम से कम 2, 3, 4, 5 साल निकलने के बाद में, है ना। तो आपकी तरह मैं भी आज के 4-5 साल पहले यही कहती थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, या फिर आज भी मैं कभी कभी ऐसा ही कहती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा। तो अब से मैं ये वीडियो ज़रूर देखूंगी, एक क्लिप मैं अलग से निकाल के रखूँगी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 साल में आप लोगों के लिए कुछ बेहतर है, और उस बेहतर को करने के लिए ईश्वर को आपको आज ये जो है दुख देने ही देने थे, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि जैसे कि एक पंकज त्रिपाठी को आप सभी जब लोग जानते होंगे, मिर्ज़ापुर के अंदर जो अपने कौन थे, गद्दी वाले भैया जो थे, उन्होंने एक बात कही थी कि एक बार उनका ट्रैक्टर जो है वो खेत में ख़राब हो गया था। तो पिताजी के, उनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो ट्रैक्टर लेकर आ जाए नया, या फिर जो है वो क्या करे, वो नहीं लाए। तो वो उस टाइम पे ट्रैक्टर नहीं लाए, उस वक्त पर उनकी कंडीशन नहीं थी कि ट्रैक्टर वो ला सके खेती करने के लिए। तो उनको बहुत बुरा लगा कि यार ट्रैक्टर नहीं आया, खेती नहीं होगी, गरीबी देख रहे हैं, परेशानी हो रही है, फसल नहीं हुई, और परेशान हुए, जो भी उन्होंने किया। तो वो कहते हैं कि अगर उस दिन मैं ट्रैक्टर ले आता तो आज भी मैं क्या कर रहा होता, खेती ही कर रहा होता। उस कंडीशन के कारण आज मैं अपने आप को, स्ट्रगल तो मैंने किया पर मैं आज वहाँ पहुँच गया, क्योंकि मुझे वहाँ से आइडिया मिला, वहाँ से, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो हम तभी, जब हम हमारे सर पे लगती है तभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये कहूँगी उन लोगों के लिए जो लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, रिज़ल्ट उनका ख़राब आता है, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग जो है उस वक्त पे टूटो मत कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। मैडम, बहुत लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ने की बात करते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है बच्चे। उस वक्त पे कहना है कि आज अगर मैं नहीं हुआ तो मैं मेहनत करूँगा, और मेहनत करूँगा, और मेहनत करूँगा, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और जब आगे बढ़ूँगा तब ये वाले दिन याद करूँगा ना, ये वाले दिन, तो खुद पे हंसी आएगी कि अरे वाह, खुद पे गर्व भी होगा कि यार मैं छोड़ा नहीं था, वो मैं और मेहनत किया। हाँ ठीक है, अगर नहीं होती है चीज़ें तो जो आपका मन करे वो करो, पर करो ज़रूर, बैठो मत, क्योंकि उठो मनुष्य रुको नहीं, तुम बैठे बैठे ना यूँ वक्त बर्बाद करो।
जब मछली लगातार तैरती रहती है, जब चींटी लगातार चलती रहती है, जब आंधियाँ लगातार आती हैं, तूफान नहीं रुकते हैं, जब लहरें नहीं रुकती हैं, तो तुम और हम क्या चीज़ हैं? हम तो बिल्कुल नहीं रुक सकते ना। तो बस इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ हमेशा जब भी बुरा हो तो अपने आप को बोलो कि इसमें आने वाले टाइम में हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन छुपा होगा। छुपा होगा कि नहीं छुपा होगा? चलो इसी के साथ ही आज का अगला प्रश्न। तो वैलेंटाइंस डे तो नहीं बोल रहे हैं, बट वेटलैंड दिवस जो है दोस्तों वो 2 फ़रवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वो हो सकता है। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग क्यों करते हैं? स्विच के रूप में करते हैं, प्रवर्धक के रूप में करते हैं, दोनों रूप में करते हैं, या फिर जो है दोस्तों इनमें से किसी के रूप में जो है वो नहीं करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग बेसिकली हम कहें तो दोनों रूपों के अंदर ही जो है वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। बुक्सा की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो युग्म बोला है, तो बताओ भाई कौन सा रहेगा। देखो मैंने बोला था कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। दम्फा मिजोरम में पाया है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है ना, ये दम्फा मिजोरम में है, नामेरी असम के अंदर है, नामफदा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बुक्सा बिहार के अंदर जो है वो नहीं है। तो ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के प्रतीक के रूप में तीर जो है वो चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा तीर लगाया जाता है? कौन सा तीर भाई? तीर तो क्या ही लगाया जाता है। तो मतलब तीर चिन्ह दिया जाता है, वो आधार को नहीं दर्शाता, संग्राहक को नहीं दर्शाता, विद्युत की दिशा को नहीं दर्शाता है, वो उत्सर्जक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? उत्सर्जक को दर्शाता है। समझ में आया? अब देखो वक्त का पता ही नहीं लगता है ना, वक्त कैसे निकल जाता है। तो जिन चीज़ों में मज़ा आता है उसमें वक्त का पता नहीं लगता है। कहते कहते किस्से कहानियाँ कहते कहते ही यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन इन द सेंस कि दोस्तों O3 की बात की जा रही है, और O3 को सबसे ज़्यादा हार्म पहले तो कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर इसका छेद है, और सबसे ज़्यादा हार्म जो है वो दोस्तों CFC कार्बन जो है वो करता है, और यहाँ पर ये CS है ना। तो 16 दिसंबर को जो है वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोललता की बात कर रहे हैं, मोललिटी की बात कर रहे हैं, तो मोललता की बात, मोलरता नहीं बोल रहे हैं बच्चे, मोललता की बात कर रहे हैं। और मोललता जो है वो किसकी? मोल पर लीटर की जो है वो इकाई होती है। किसकी होती है? मोल पर लीटर की यहाँ पर इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है? अब कैसे पता लगेगा? मैम फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दी, माइनस चार्ज आया, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 थे, और ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैडम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब मैडम 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन को देखो यहाँ पे मैडम 9 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 10 हो गए, पर इसके पास में अभी भी कितने हैं? 8 हैं। इसके पास में अभी भी 10 हैं, और इसने दे दिया है ना, तो इसके पास कितने हो गए? 7 हो गए। इसके पास अभी भी 10 है, और इसके पास में इसने क्या कर लिए हैं? इसने 2 दे दिए हैं, मतलब कि अब इसके पास 6 हो गए। तो ना तो ये समान इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। ये समान इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। ये समान इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो मैम कौन सा हो जाएगा? ए यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। यही इसी को ही कह रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर बोल रहे हैं कि डी ब्रोगली के संबंध में जो है, क्योंकि डी ब्रोगली ने तरंगों की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था दोस्तों? द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था कि कण जो है वो तरंगीय गति भी करते हैं और कैसी कणीय गति भी करते हैं। और ये लैम्डा की जो है वो कितना था दोस्तों? H/m(v) होता था। मतलब कि यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा? बी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का T12 कितना होता है? रेडियो पदार्थ का देखो दोस्तों फिक्स होता है। कितना होता है? 0.693 लैम्डा होता है। 0.693 लैम्डा जो है वो यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में जो है कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं? कितने आवर्त और कितने जो है वो क्या होते हैं दोस्तों? वर्ग होते हैं। भाई दीर्घ रूप की बात कर लो मैडम। एक आवर्त सारणी जिसको आप लोग पीरियडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो पीरियडिक टेबल में दोस्तों 7 तो आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त जो 1 से लेकर 7 तक होंगे, जिनको हम n से इंडिकेट करते हैं, और 18 की बात करते हैं तो दोस्तों देखो पहला और दूसरा वर्ग जो होता है ना वो तो S ब्लॉक होता है। फिर 3 से
लेके 12 तक जो वर्ग होते हैं उसके अंदर दोस्तों डी और एफ ब्लॉक आते हैं, और 13 से लेकर 18 तक जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर पी ब्लॉक आते हैं। इसके अंदर सारी धातु रखी गई हैं, इसके अंदर सारी धातु रखी गई हैं, और इसके अंदर सारी धातु भी होंगी दोस्तों, नॉन मेटल भी होंगी, और दोस्तों मेटेलॉइड भी होंगी। क्या होंगी? मेटेलॉइड भी होंगी। ठीक है, मेटेलॉइड माने कि मिश्र धातु, उपधातु भी होंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीधी लाइनें कितनी है? 18 है, और लेटी हुई लाइनें कितनी है दोस्तों? 7 हैं। और दीर्घ रूप की बात कर रहे हैं, ये किसने दिया था? हेनरी मोसले की आवर्त सारणी की हम लोग बात कर रहे हैं। हेनरी मोसले भी होता है, मोसले भी होता है, जो भी आप देखना चाहें, तो ये यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि टार्सल जो है शरीर के किस भाग में होता है? देखो दोस्तों, क से याद करना, क से होता है कार्पल्स, और कार्पल्स जो है वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? कलाई में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कलाई। और चिटिया कलाइयाँ, तो कलाइयों को क्या कहा? कार्पल्स कहा। कितनी होती है संख्या में? 8 होती हैं। जैसे यहाँ पर कलाई है, वैसे पाँव के अंदर, क्योंकि टखना, तो हम बोलेंगे उसको टार्सल। क्या बोलेंगे? टार्सल। तो टार्सल कहाँ पर पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। और टार्सल की नंबर जो है वो कितने होते हैं? टार्सल जो है वो कितने होते हैं? नंबर में 7 होते हैं। कलाइयाँ 8 हैं, टार्सल कितने हैं दोस्तों? 7 है। तो ये बात का भी जो है वो आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो कलाई की बात कर ली हमने, और ये सब, और इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गई है। देखो भाई साहब, इन्होंने जो है दा एंड करके भेज दिया है, फाइल अपनी क्या हो गई है? ओके, खत्म हो गई है। तो दोस्तों ये वाली कहानी थी। अब कहेंगे मैडम अब नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, तो सोना तो पड़ेगा ही, सोने के बिना तो काम चलने से रहा। ठीक है, अभी ऑपरेटर जी भी जो है वो क्या करते हैं? जाके सो जाते हैं। बोले मैडम आप कीजिए रिकॉर्ड, है ना। चलिए बुला लेते हैं ऑपरेटर जी, क्योंकि भाई साहब आ जाइए, बंद कर दीजिए, वक्त हो गया है तो दा एंड तो हो गया है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, सुबह 11 बजे की क्लास में मिलेंगे हम लोग। सुबह 11 बजे जो है वो अपन गोली देते हैं, और 12 बजे सुबह, रात को 11 बजे अपन कैप्सूल देते हैं। तो दोनों टाइम क्लास होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? विन क्लासेस के अंदर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेली का जो है अपनों को कैप्सूल और एक गोली लेकर सोना ही सोना है। गोली सुबह ले लीजिए, शाम को कैप्सूल ले लीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। बात जो मैंने कही उस पर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।